एक स्टैटिक्स है वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट 56% फ्रीलांसर्स हैं, उनका ये शिकायत है कि उनको टाइम पे नहीं मिलता। If he comes and asks for 50,000, you will be like, भाई किस बात के? करियर पे कहीं ना कहीं कोई थ्रेट तो नहीं लग रही है? AI will definitely replace a lot of people. It has already started happening. लोग आते हैं कि यार यहाँ फ्रीडम है, यहाँ अपने हिसाब से काम कर सकते हो, पर जब आप प्रोफेशनली चाहे कोई भी काम करते हो तो वहाँ डेडलाइन है, वो फ्रीलांसर्स को अच्छे नहीं लगते हैं। मैं एक कॉपीराइटर हूँ और मैं क्लाइंट के लिए कॉपीज लिखता हूँ, मेरे को पर वर्ड चार्ज करता था मैं। अब साला क्लाउड आ गया है, GPT, जेमिनी इतने सॉलिड हो गए हैं, क्लाइंट बोलता है मैं खुद ही लिख लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो कैसे जस्टिफाई करेगा? नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है रूट स्टोरीज पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान भी हैं, मेरे बहुत अच्छे और लंबे समय से दोस्त भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं और चाय पार्टनर भी हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि क्रिएटिव इंडस्ट्री का, जिनको कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा और बहुत लंबा अनुभव है, और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गहराई से क्रिएटिव्स को समझते हैं, मींस फ्रीलांसर्स को समझते हैं और गहराई से ये समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुज अग्रवाल से, और अनुज जो हैं वो ग्रो लीड्स के फाउंडर हैं। ग्रो लीड्स वो रन करते हैं और उसके साथ साथ शून्य फेस्टिवल, जो कि आई थिंक इंडिया का एक बहुत यूनिक फेस्टिवल है, वो अनुज कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6-7 साल से। More than that, almost 8-9 years. 8-9 years से कर रहे हैं। मेरी रिसर्च थोड़ी कमजोर है मतलब, बट दैट डज नॉट मैटर। सो आज हम लोग जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो बहुत ऑनेस्ट बातचीत है इस बारे में कि क्रिएटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे कि जैसे कि हम लोग जो अपने आप को फ्रीलांसर्स बोलते हैं क्रिएटिव फील्ड में, पेंटर हो गए, फिल्म मेकर हो गए, फोटोग्राफर हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, राइटर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, और भी कितने कितने क्रिएटिव इंडस्ट्री में लोग हैं जो कि फ्रीलांस करते हैं। उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और अगर आप इनमें से कुछ भी है जिसमें कि आप फ्रीलांसर हैं या आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है जो कि आपको सुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अनुज सर, आज मैं आपको सर ही बोलूँगा। तो अनुज सर, आपको ऑलमोस्ट 17 साल हो गए क्रिएटिव फील्ड को देखते हुए, समझते हुए। आपको जब आप ऊपर से देखते हैं एक 17 साल की एक लंबी जर्नी में, क्या आपको बदलाव नज़र आता है जब आपने लगभग शुरू में, जब 2009 से 2015 तक का एक समय था, फिर एक दूसरा वेव आया 2015 से 20 के बाद, और पोस्ट कोविड एक अलग बदलाव आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इन 3-4 अलग अलग टाइम पीरियड्स को? बदलाव की बात करें तो बदलाव मुझे लगता है टूल्स में हुआ है, टेक्नोलॉजी में हुआ है। जो हम से आज से अगर 16-17 साल पहले की बात करें तो 1 GB डेटा भी ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा है। आज वो 1 GB की कोई वैल्यू है नहीं क्रिएटर्स के लिए, यूँ उड़ जाता है। तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब उस समय आपको अगर 10 लाख लोगों तक पहुंचना है तो बहुत बड़ी बात थी। आज वो एक बहुत ही आम बात हो गई है कि 10 लाख लोगों तक रीच आउट करना हैज़ बिकम वेरी इजी। सो वो चीज़ों में ज़रूर बदलाव हुआ है। बट अगर वैसे हम देखें कि क्रिएटिव पीपल, उनका सोचने का तरीका और वो पूरी इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी लगता है कि थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। तो यस, डेफिनेटली जो बदलाव हुआ है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और वो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मतलब 90s में बात करें तो .com बूम आया उस समय, तो उस समय भी बदलाव हुआ। फिर इंडिया में अगर बात करें तो 2005 से 2010 के बीच मेजर वो इंटरनेट वाली एक दौर चला, जहाँ पे स्मार्टफोन्स आए, सारी चीज़ें हुई। तो बदलाव तो हर 10-15 दिन में आता है। 10-15 दिन में, 10-15 साल में, सॉरी, आता है। और अच्छा ही है, मतलब बदलाव इज़ ऑलवेज गुड।
नहीं, आपने इसमें एक बात बोली कि जो आपको लगता है कि टूल्स बदले, लोग वही हैं। तो मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूँ कि हाँ, लोगों की जो स्पेसिफिकली अगर कोई फ्रीलांस करता है, क्रिएटिव फील्ड में आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका एक पैशन है। जैसे कि मैं फोटोग्राफर बना, फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो एक पैशन है। लोग शायद बहुत पैशन से, बहुत जिनको इस काम से मोहब्बत है, वो लोग इस फील्ड में ज़्यादा आते हैं। उसके बिना तो आप यहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हाँ भाई कोई बदलाव उस तरीके से नहीं दिखा है, तो एक तो पॉजिटिव भी है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी आपको दिखता है कि वो लोग वैसे ही हैं, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस में, उनके सिस्टम्स में, तो उस पर मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय भी लोग क्रिएटिव होते थे, आज भी क्रिएटिव हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के इन्हेंसमेंट होने से लोग कम क्रिएटिव हो गए हैं। उस समय भी लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, फिल्म मेकिंग में जाना चाहते थे या डिज़ाइनर बनना चाहते थे। आज भी वही है, बल्कि वो बढ़ा ही है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो माई पॉइंट वॉज दैट। ठीक है। और आप हज़ारों हज़ार क्रिएटिव्स को जानते होंगे जिनसे आप मिले हैं, बात की है, क्या लगता है चैलेंजेस उनको सबसे ज़्यादा आपको दिखते हैं? क्योंकि एक स्टैटिक्स है, वो ये कहता है कि ऑलमोस्ट 56% फ्रीलांसर्स हैं, उनका ये शिकायत है कि उनको टाइम पे नहीं मिलता। जैसे कि सब एक अलग अलग गिग वर्क करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको टाइम पे फ्रीलांसिंग का जो अमाउंट है वो नहीं मिलता। मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है 10-12 साल का, कि एक तो आपको टाइम पे मिल जाए, और जितना आपने कमिट किया है उतना मिल जाए, वो बड़ी बात होती है। तो ये सिस्टम्स में क्यों नहीं बदलाव नज़र आता है? तो कहाँ इसमें, क्या फ्रीलांसर्स की कोई गलती है क्या है ये ओवरऑल? फ्रीलांसर्स की कोई गलती नहीं है यहाँ पे और ऐसा पर्टिकुलरली क्रिएटिव इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्री में सेम चीज़ हुई। लोगों ने इसके सॉल्यूशंस निकाले, कुछ लिमिट तक वो सॉल्यूशंस काम भी किए। जैसे कि मान लो आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी बॉडी बनी है ना, नैस्कॉम बॉडी बनी, जिसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज़ बनाई। अगर अपन सीएस की बात करें, अपने लोग डॉक्टर्स की बात करें, तो इनकी एसोसिएशन बनी जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर आया चीज़ों में। क्रिएटिव इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, इसको लेके अभी भी वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज चलता है। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो एक सॉल्यूशन हो सकता है जो कि जिसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी एक इंडस्ट्री बॉडी या वैसा कुछ फॉर्म हो सकता है। बट मोर देन दैट आई गेस इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि आप खुद का एक्सपीरियंस बताओ कि आज से 10 साल पहले आपको ये जितने चैलेंजेस आते थे कि लोग कम पे कर रहे हैं, या फिर लोग एडवांस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका पैसा क्लाइंट के पास मर रहा है, कंपेयर टू दैट आज वो कितना परसेंटेज है? आई थिंक वो बहुत डिक्रीज हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि अब बहुत सारे सिस्टम्स मैंने इन प्लेस किए हैं। तो लेकिन मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है, जो मेरा कंसर्न है उसी में, कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ना इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं कि ठीक है यार। तो वो अभिषेक माइंडसेट का फ़र्क है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स दैट आई मीट टुडे, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, वेदर इट इज़ म्यूजिक आर्टिस्ट, योगा, आई डोंट नो किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने इस चीज़ को अपना माइंडसेट बना लिया है कि पैसा चाहिए ही क्यों। एंड व्हेन यू स्पीक टू देम, देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग टू अर्न देयर लिविंग। राइट। तो ये मोटा मोटा मुझे लगता है कि माइंडसेट का फ़र्क है। एंड वी नो फॉर ऑलमोस्ट हाउ मेनी, मोर देन 10-12 years नाउ, फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ वी हैव ऑल्सो फॉलोड दैट माइंडसेट कि पैसा क्यों चाहिए। बट जैसे ही वो माइंडसेट आप चेंज कर लेते हो ना कि पैसा चाहिए, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग चेंज ओवर देयर इटसेल्फ। अपने और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं हु नो कि यार पैसा चाहिए, दे कैन डू इट। लाइक गुड एग्जांपल इज मनु इन फ्रंट ऑफ अस। For the longest period of time he was with the same mindset, but the day he decided कि नहीं, I need it,
तो ही स्टार्टेड मेकिंग मनी. एंड दिस इज पॉसिबल विद एवरी आर्टिस्ट दैट दे कैन मेक मनी इफ दे बिलीव दैट दे कैन और इफ दे नो देयर वर्थ. अगर उन्हें यही लगता है कि यार मुझे पैसा क्यों चाहिए या मुझे पैसा कौन ही देगा, तो चैलेंज वहीं पे माइंडसेट का फ़र्क है. बाकी मुझे लगता है कि गेटिंग मनी, गेटिंग एडवांस, अगर आपके पास सिस्टम्स हैं, सब कुछ हैं, तो दिस इज़ ऑल पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि आज ये सारे लोगों की प्रॉब्लम है. देयर आर पीपल हु हैव सॉल्व्ड इट एंड दे गेट मनी वॉट एवर दे आस्क फॉर. नहीं, पर लेकिन जैसे अपन फ्रीलांसर्स को या क्रिएटिव्स को तो हमेशा ऐसे देखते नहीं, कह रहे तो बड़े फ्री फ्लोइंग लोग हैं, इजी गोइंग लोग हैं, है ना, बहुत पैशन से अपने प्यार के लिए ये काम करते हैं, इनको ऐसा वैसा तो मतलब इनके लिए साइड लाइन चीज़ है. पर जब आप एज ए प्रोफेशन जब इसको करते हो और जब ये भी है कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना. बिल्कुल. तो फिर हाउ डू यू सजेस्ट कि, या आपको क्या लगता है कि जो लोग कर पाते हैं कैसे होता है वो? पोजिशनिंग का गेम है. जैसे कि आज आप अभी जैसे अपने लोग पॉडकास्ट से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट सुनील ग्रोवर. तो इफ़ यू कॉल टुडे सुनील ग्रोवर, whatever amount he'll ask for, it will be justified in your eyes. Whereas there is a stand-up artist from Jaipur itself. If he comes and asks for 50,000, you'll be like, भाई किस बात के 5,000 में लोग कर रहे हैं. तो बहुत बड़ा गेम यहाँ पे पोजिशनिंग का है. मतलब यू विल नॉट बिलीव कि स्विगी का लोगो व्हाट यू सी, मतलब आई थिंक इट वाज मेड इन 10,000 or 15,000 रुपीज़. एंड देयर इज एन एजेंसी पेंटागन करके, दे चार्ज ऑलमोस्ट $2 lakh for a logo, for a brand identity. So it is all the difference that how you position yourself, how you market yourself, how you brand yourself, वहाँ पे आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. और दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप भेड़ चाल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप अपनी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बनाते हो, तो वहाँ पे स्कोप बनता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन. नहीं, पर भैया जैसे मैं इसी को एक एडिशनल सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आप जैसे अपने जयपुर की बात की, Tier 2 शहर है, उतनी बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री नहीं है, सिस्टम्स बिल्कुल नहीं है. तो कोई बच्चा है ना, वो या नया नया कोई फील्ड में आता है, हाउ दे फाइंड आउट कि यार उनका क्या सेल्फ वर्थ है, कितना पैसा मांग सकते हैं, कितना वो क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं, ये सब कैसे उनको सीखने को मिलेगा? क्या ये इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये सब वो चीज़ें हैं जो करने से ही सीखने को मिलेंगी, पहली बात तो. दूसरा, अगेन यहाँ पे माइंडसेट बहुत रोल प्ले करता है, बिकॉज क्रिएटिव इंडस्ट्री में अब इसे ये तो है नहीं कि कोई अगर 10 साल से काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, कोई अगर 1 साल से काम कर रहा है तो वो नहीं है अच्छा. मतलब यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो मैटर ही नहीं करते. कोई हो सकता है कि 50 साल हो गए हो काम करते हो बट आज भी उसका काम ओके हो, और कोई हो सकता है 1 साल में बहुत अच्छा काम कर रहा हो. दूसरी चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि वेन एवर एनी न्यू जॉइनी कम्स टू यू, बहुत सारे लोग जैसे अपने लोग इंटरव्यू लेते हैं, एक बंदा 50,000 रुपये मांग रहा होता है और एक बंदा 5,000 रुपये मांग रहा होता है. भले दोनों का कैलिबर सेम हो, दोनों का मे बी 5,000 वन इज़ मोर स्किल्ड देन 50,000 वन, बट वो के आगे सोच ही नहीं पाता कि इससे ज़्यादा मुझे कोई पे करेगा भी क्या. एंड लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन कि आई नो कि आपने अपनी पूरी अप्रोच चेंज की है, आपने अपनी प्राइसिंग चेंज की है. आज से 2 साल पहले आप जो चार्ज करते थे उससे अभी जो आप चार्ज करते हो, देयर इज अ डिफरेंस. क्या लोगों ने पे करना बंद कर दिया? क्या आपके काम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? तो ग्रोथ मिला है ना. एग्जैक्टली. तो मैं वही अपना डिस्कशन भी एक, यार ये सिस्टम्स की बात है कि अगर फ्रीलांसर्स या इंडिविजुअल आर्टिस्ट है, उसको ना क्रिएटिव सिस्टम से ज़्यादा माइंडसेट कि अगर उसे पता है ना कि मुझे इतना तो चाहिए. अगर किसी का माइंडसेट ही यही है कि यार मुझे तो शाम को खाना हो जाए, मुझे उतना ही पैसा कमाना है, तो फिर तो वहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है. अगर वो कोई चीज़ 10,000 की सेल भी कर सकता है, द पर्सन विल से कि 1,000 रुपये में
और यहाँ पे भी दो वो है जैसे, और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिबेट भी चलती है। आई डोंट नो, मैं कभी उस डिबेट के किस तरफ खड़े हूँ कभी डिसाइड नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो न्यू स्टार्ट कर रहे हो करियर, उनको फ्री में काम नहीं करना चाहिए। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये काम सीखने से मेरी स्किल बेटर होती है और मेरे को कल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर यही इनफैक्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे रहे, बट आई एम गेटिंग टू लर्न अ लॉट। हाँ, स्किल के लिए आप कर सकते हो, बट इट्स अ रिकरिंग थिंग कि आप एग्जैक्ट एक चीज दोबारा कर रहे हो, उसका चार्ज करना चाहिए। बट उसमें भी अभिषेक, हु आर वी टू डिसाइड? जो बंदा कर रहा है, एंड whenever we started career we also have done such kind of projects, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आपको फ्री में काम नहीं करना चाहिए। जबकि अगर किसी को वर्थ लग रही है, भाई आप ये समझो सीधे से कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट या कोई फिल्म कोचिंग में जाके सीख रहा है तो वहाँ पे वो 1.5-2 लाख रुपए फीस दे रहा है, यहाँ पे उसे उससे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। तो इट्स एन इंडिविजुअल कॉल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन इट। मतलब आई टेल यू माई अप्रोच क्या है। मेरा अप्रोच ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने इंटर्न्स भी रखे हुए हैं, तो डे 1 से आई विल पे यू, सेम ईयर, है ना। वो अपना सेम माइंडसेट हाँ। है, भाई तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको पेट्रोल के खर्चे का भी सोचना है, Exactly. वो तुमको है, बट दिस इज जस्ट लर्निंग। हाँ, योर प्योर माइंडसेट इज दैट यू शुड लर्न। ये दिस इज व्हाट, बिकॉज हम जब थे तो हमने 1-1 रुपए के लिए स्ट्रगल किया है। मुझे याद है मैं आपके पास में ना कई बार साइकिल से भी आया हूँ, हाँ। तो इट्स अ थिंग, बट इट डजंट मैटर, बट दैट हैज बीन टाइम्स। अभी लगता है कि यार कम से कम इनको तो ना दे, अरे हम तो ना दिखाएं, तो वो माइंडसेट है। तो आपकी बात सही है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि यार जो भी यंग आर्टिस्ट और इस टाइप के लोग हैं, उन्हें फिर और लोगों से सीखना चाहिए। भले वो इंटरनेट के मीडियम से सीखें या फिर वो लोगों से मिलें, बट दे शुड लर्न फ्रॉम द राइट पीपल हु कैन गाइड देम। बिकॉज हमने वो चैलेंज फेस किया है कि there were not many people to guide. So they should speak to people, और वही एक बेस्ट तरीका है चीज़ों को समझने का कि मुझे इसका कितना पैसा मांगना चाहिए, क्या वर्थ है। दूसरी कैलकुलेशन ये आती है कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है, और दूसरा आपका क्या उसमें टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। तो दूसरी कैलकुलेशन वो है। वही मतलब आपको दोनों ही चीज़ें हैं ना। मतलब जितना मैं देखता हूँ पूरा फ्रीलांस, जैसे मैं बड़े शहरों की बात नहीं करूंगा जहाँ मैंने उतना काम नहीं किया, पर जैसे Tier 2 सिटीज़ हैं, जयपुर हो गया, इस तरीके के छोटे शहर, तो उनमें 1-2 बड़े चैलेंजेस मुझे फ्रीलांसिंग में दिख रहे हैं। सर, पहला चैलेंज तो ये दिखता है कि क्लाइंट पैसा देने को तैयार है, आप टाइम पे प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है, वहाँ चैलेंज है। और दूसरा ये है कि अब आपको या तो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं है कि आपकी वर्थ क्या है, तो जो आपको जैसे कि फ्रीलांसर टू फ्रीलांसर नेटवर्क, जैसे मान लो कि काम कैसा है, क्लाइंट तो सीधा नहीं आता है, तो कहीं से आता है, तो वो आपको जो दे देगा वो सर ठीक है, वहाँ आपको मांगना नहीं आता। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस मुझे दिखते हैं। ये सब जगह मतलब, और मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद आई वुड से फ्रीलांसर। बड़े शहर में आपको एजेंसीज ऐसी मिल जाएंगी जिसमें बहुत बड़ा गैप है, मतलब ज़मीन आसमान का गैप है। एक ऐड फिल्म 1 करोड़ की भी बन रही है, और उससे 19-20 सेम थॉट की एक ऐड फिल्म 1-1.5 लाख रुपए में भी बन रही है। तो ये गैप है, और ये मुझे लगता है कि ये रहेगा। बट कौन कितना इसको चेंज कर सकता है अपने लेवल पे, वो मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। पर इसमें एक सवाल हम पहले और फ्रीलांसिंग का ले लेते हैं, फिर अपन और टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ेंगे। कि फ्रीलांसिंग करने का ना, जो मुझे लगता है इसका सवाल का कारण भी कि लोग आते हैं कि यार यहाँ फ्रीडम है, यहाँ अपने हिसाब से काम कर सकते हो, पर जब आप प्रोफेशनली चाहे कोई भी काम करते हो तो वहाँ डेडलाइन है, वहाँ पे कमिटमेंट है, वहाँ पे गिवन टाइम्स रेफरेंसेस हैं। वो फ्रीलांसर्स को अच्छे नहीं लगते हैं कि कोई उनको फ़ोन कर रहा है कि यार ये काम दे दो, ये दे दो, इस टाइम पे दो, तो उनको बड़ा चिक लगता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स या तो लगता है यार ये बहुत हेडेक है, अपने से नहीं कर, आई एग्री, है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर वहीं पे थोड़े सिस्टम्स बन जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ लुकिंग एट जितने, जैसे आप सुनने में भी आर्टिस्ट से मिलते हो,
वो लोग ये जानते हैं कि यार ये सब दिक्कतें हैं, क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाती हैं वो चीज़ें? क्या ट्रेट है? मेरे ख्याल से सारी चीज़ें माइंडसेट पे आके अटक जाती हैं और कुछ भी नहीं है। तो शून्य में भी ऐसे लोग भी आते हैं हु आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर डूइंग अ जॉब प्लस दे आर बीइंग एन आर्टिस्ट एज वेल, या फिर केवल आर्टिस्ट भी हैं। जैसे अभी ग्रे वॉज देयर ऋषिकेश में, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, ही नोज हाउ टू डू थिंग्स। तो देयर आर आर्टिस्ट हु आर वेरी डिसिप्लिन, हु टेक देयर आर्ट एज देयर वर्क। इट्स नॉट लाइक कि हाँ यार ये तो मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ। उनको पता है कि यहीं से मेरा सस्टेनेबिलिटी आनी है, मेरी लिविंग यहीं से आनी है। और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको लगता है कि यार गो विद द फ्लो, तो और दोनों ही गलत नहीं है टिल द टाइम दे आर एबल टू जस्टिफाई देमसेल्फ कि उन्हें ऐसे ही जीना है। क्योंकि आप ये भी तो सोचो ना कि आज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, अपन अपनी बात ले लेते हैं, समटाइम्स फील कि यार यही तो हमारी ड्रीम लाइफ है, जो ये जी पा रहे हम नहीं जी पा रहे। तो एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट। उनकी जो फ्रीडम है, सारी चीज़ें, दैट इज कमिंग एट ए कॉस्ट, बट दे कैन लिव विद इट। उन्हें नहीं पड़ी कि कुछ सेविंग्स करनी है या फिर हमें कुछ और सोचना है, हम जो जी रहे हैं वही जी रहे हैं। तो आई गेस दैट इज़ फेयर ऑन देयर पार्ट। बट हाँ, अगर वहीं पे वो परेशान हो रहे हैं तो डेफिनेटली दे नीड टू ब्रिंग इन सिस्टम्स इन प्लेस, दे नीड टू वर्क प्रॉपरली, तभी चीज़ें हो पाएंगी। आई थिंक वो, जैसे मैं तो मेरा एग्जांपल देता हूँ कि शुरू में मैं सेम थॉट ही था कि यार वी हैव टू लिव आवर ओन लाइफ, चिल, कोई ऐसा वो नहीं है, एंड विच इज़ अ गुड एंड ब्यूटीफुल थॉट। बट लॉन्ग रन में जब आप करते हो ना तो लगता है कि यार, क्योंकि थोड़ा तो पैसा आपको चाहिए ही, पर जैसे आप उसमें चक्कर में जाते हो तो आप ऐसा फंस जाते हो कि आपको लगता है आप ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो करते करते यही समझ में आएगी यार, अगर सिस्टम्स नहीं है, आप तरीके से काम नहीं करना जानते हो, तो आप वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट होगे और पैशन में भी फ्रस्ट्रेट होगे। तो मेरा पर्सनल डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। मतलब इवन इफ़ यू विल फॉलो द जर्नी ऑफ निखिल कामत, जीरोधा फाउंडर, सो ही हैज़ बिल्ट जीरोधा टुडे, बट अगर उससे पहले की भी आप जर्नी देखोगे तो वन थिंग यू विल सी वेरी विच वॉज देयर कंसिस्टेंटली वॉज हिज डिसिप्लिन। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, फन के लिए भी कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन उसमें जोड़ दोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप अपना आर्ट फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, द मोमेंट यू प्लग इन डिसिप्लिन यू बिकम अनदर पर्सन। मतलब और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। से आप यशराज मुखाटे ले लो, ही वॉज कंसिस्टेंटली मेकिंग वीडियोज एंड वन डे हैपेंड दैट इंटरनेट ब्लोन अप। जुस्तजू ले लो, जिसका सॉन्ग बिकेम फेमस कि कल रात मेरे घर आया एक चोर। ही वॉज मेकिंग म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। राहगीर ले लो। तो इन लोगों में आप कंसिस्टेंटली देखोगे कि वो अपने आर्ट को बहुत ही पैशनेटली, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे थे, और पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ, कंटिन्यूटी है उसमें। एग्जैक्टली। इवन आप अगर यूट्यूब भी करते हैं तो आई थिंक सबसे बड़ा की फैक्टर उसका यही कि आप कितने कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट हो। खराब है, अच्छा है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, कितने कंसिस्टेंट हो वो मैटर करता है। आई थिंक दैट्स अ बिग लर्निंग फॉर एनी फ्रीलांसर कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्टार्ट भी कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड सो दैट थिंग्स इम्प्रूव हो जाएंगी, बट आप लगे रहो, मतलब उसको करते रहो। नाउ कमिंग टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, which is most interesting one, I which guess. is the most interesting thing. AI अब आ रहा है ना। हाँ। और आर्टिस्ट से अगर इन जनरल बात करते हैं ना तो बड़े डरे लगते हैं, यार ये कॉपीराइटर की नौकरी खा गया, ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरी खा गया, अब ये फिल्म मेकर की नौकरी खाने के पीछे, फोटोग्राफर की नौकरी ऑलमोस्ट खा चुका है। तो ये क्या दिख रहा है, वेयर दिस इंटायर। अब ये आप समझो कि दो तरीके के लोग हैं। एक लोग जो कि मान लेते हैं कि 15 साल से कोई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी कर रहा है, मान लो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा है, या मान लो कि वो कुछ टाइप के लाइफस्टाइल शूट करता है, या कोई फिल्म मेकर है जो कि फैशन फिल्म्स करता है, बहुत अलग अलग ऐसी चीज़ें करता है। उसके करियर पे कहीं ना कहीं कोई थ्रेट तो नहीं लग रही है? ये थ्रेट है, आई वुड नॉट डिनाई दैट। थ्रेट है उनके करियर पे जो एआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहते।
थ्रेट है उनके करियर पे जो अपनी आर्ट को ही नहीं जानते, वो केवल अभी तक बोल रहे थे कि मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं राइटर हूँ। तो इन सब के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बट एआई से बड़ा कोई फ्रेंड भी नहीं है आज आपके पास। तो एक कॉपीराइटर है जिसको अच्छा बुरा पता है कि यार अच्छा आउटपुट कैसे आता है, वही एआई को यूज़ करके एक अच्छी कॉपी लिख पाएगा। एक कॉपीराइटर जो एवं ही था, जिसको नहीं पता था और वो बस लोगों को बोल रहा था कि मैं कॉपीराइटर हूँ, उसका काम चल रहा था, दीज पीपल विल नॉट एग्जिस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि एआई उनका काम उनसे बहुत अच्छा काम कर देगा। अब आप ही बताओ, जैसे यू वर शोइंग मी दैट यू मेड अ वीडियो यूजिंग एआई, तो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, दैट इज़ वाई यू वर एबल टू प्रोड्यूस दैट। सेकेंडली, आप अपने काम को कितना स्केल कर पाते हो अब या कर सकते हो यूजिंग एआई, दैट बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग पहले इस वजह से लिमिटेड थे या फिर इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। आज से अगर जब अपने लोग वी ग्रेजुएटेड, इफ समवन वांटेड टू डिजाइन, दे नीडेड अ गुड लैपटॉप, 80-90,000 रुपीज लैपटॉप, देन दे नीडेड कॉस्टली सॉफ्टवेयर लाइक एडोबी एंड ऑल। आज क्या चाहिए उन्हें? कोई भी छोटा सा सिस्टम एंड कैनवा का सब्सक्रिप्शन, एंड दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू मेक। एंड इवन कैनवा भी नहीं चाहिए, आपको सही से थॉटफुली पता है तो इवन ऑल दी सॉफ्टवेयर्स विल क्रिएट एवरीथिंग। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल से दिस टाइम विल नॉट कम अगेन। और आज अगर आप बोल रहे हो कि एआई मेरे किसी काम का नहीं है या फिर एआई इसमें क्या ही करेगा, तो आई एम श्योर अभी जो को समिट में देयर वाज दिस टॉक विन विच नितिन जैन ऑफ बिजनेस, या सो ही वाज सेइंग कि एआई विल रिप्लेस एवरीवन, एंड समवन सेड कि फिर तो खेती करते हैं चल के, तो हिज आंसर वाज कि खेती भी क्यों करनी है भाई, वो भी यही कर देगा, वो भी ह्यूमनॉइड्स करेंगे ना। आपको क्यों करनी है खेती? आप तो ये दिमाग लगाओ कि आप एआई से क्या करा सकते हो। So AI will definitely replace a lot of people. It has already started happening. But if you make AI your best friend, there is no one that can replace you. And you can make the best out of it. Agreed. That's a मतलब अगर हम लॉजिकली देखें, टेक्निकली देखें, आज के टाइम को सोचते हुए देखें, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस। नाउ आई नीड टू हियर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप क्रिएटिव्स से बात करते हैं, फ्रीलांसर से बात करते हैं, क्या बात जनरली निकल के आती है उनके एंड से? क्योंकि हमने एक्चुअली भी 2 वीक पहले एक फ्रीलांसर्स वर्कशॉप करी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। हम लोग टोटल 10 लोग थे एंड देयर वाज लाइक गुड पीपल इनटू दैट इन फ्रीलांसर फील्ड. नोबडी इज एक्चुअली यूजिंग एआई टू इट्स एनी पोटेंशियल एक्सेप्ट थोड़ा चैट जीपीटी बस कर लिया. तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कि जब आप लोगों से मिलते हो क्या कर रहे हो उसके साथ? यार सॉरी टू से बट मोस्ट ऑफ द पीपल एटलीस्ट मतलब स्पेशली इन इंडिया कुएं के मेंढक बने हुए हैं. वो नया कुछ देखना ही नहीं चाहते. आज एआई की वजह से ऑल द क्रिएटिव पीपल दे कैन इन्हांस देयर वर्क लाइक एनीथिंग. जो एडिटिंग में, फ़ोटो एडिटिंग में से किसी को 1 वीक लग जाता है, यूजिंग एआई दे कैन नॉट जस्ट कट डाउन द टाइम, दे कैन मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड जैसा भी चाहिए उन्हें. आज मैं किसी क्लाइंट को पिच करने जा रहा हूँ, पहले मैं उसको नहीं दिखा पाता था कि आउटपुट कैसा होगा, मेरे लिए कन्विंस करना डिफिकल्ट होता था. आज मैं पूरा सेट अपना दिमाग लगा के वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ. आई कैन शो कि दिस इज़ व्हाट समथिंग द एंड प्रोडक्ट वुड लुक लाइक. तो इट्स और बार आई डोंट नो, हमें शायद पॉडकास्ट का टॉपिक चेंज करके माइंडसेट के अराउंड कुछ कर देना चाहिए, बिकॉज गेम माइंडसेट का ही है. इफ़ पीपल विल नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन कि भाई कुछ हो रहा है, देख लो जाके, पूछ लो. पॉसिबिलिटी है. हाँ, पहली बात तो इंटरनेट की दुनिया में जो भी कुछ एआई से हम लोग भी सीख रहे हैं, सब इंटरनेट से ही सीख रहे हैं. तो वहाँ लिमिट तो है नहीं. फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये इंटरनेट पे बहुत कुछ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जिससे आता है उससे जाके पूछ लो भाई.
पर इसको अडॉप्ट तो करना ही चाहिए, और कितना पावरफुल टूल है जब अपन यूज़ करें तो हमें मालूम है। तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, बट पता नहीं क्यों है डिफिकल्ट भी नहीं है यार, जब अपने लोग यूज करें तो वी नो कि इट्स वेरी इजी, मतलब आपको बात करनी है, इट्स अ कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली। यू जस्ट हैव टू लर्न कि बात कैसे करनी है, और वो आता है। जिनको फिल्म मेकिंग नहीं आती, जिनको वीडियो बनाना नहीं आता, यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज बाय क्रिएटिंग एआई कंटेंट। तो जिनको आता है भाई वो तो उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साथ में आ रहा है। तो पता नहीं क्या बैगेज है कि लोग करना ही नहीं चाहते, मतलब हाँ, वो अगेन माइंडसेट आई थिंक हम क्या ही कर लेंगे या फिर एआई हमारा क्या ही कर लेगा, हमारी लाइन में थोड़ी एआई कुछ करेगा, तो वो एक माइंडसेट है। तो बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिखता है मुझे। एग्जैक्टली, बट मैक्सिमम मुझे लगता है 1-2 साल और, उसके बाद यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो 1-2 साल तो वो है जिसमें कि आपने इसमें कर लिया, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। हाँ। चाहे आप मान लो कि आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, इतना सिंपल, लेकिन अगर आपने एआई को अडॉप्ट कर लिया तो आप कितनी बैकएंड चीज़ें बना सकते हो जो कि आपकी लाइफ सॉर्ट कर सकती है। तो मैं आपसे वही एक जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझना चाह रहा था इसी चीज़ को, कि अगर मान लेते हैं कि मैं एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैं तो शादी में जाऊँगा, फ़ोटो खींचूँगा, मुझे पैसा मिलेगा। मेरे लिए एआई क्या काम कर सकता है? ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं दैट यू कैन। सो शादी में जो क्लाइंट है वो पैसा फोटोग्राफी के लिए देता है या एक्सपीरियंस के लिए देता है? यार दोनों के तरह के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। बट फोटोग्राफी के लिए शायद वो 15,000 पे करेगा, एक्सपीरियंस के लिए वो 1.5 लाख भी पे कर सकता है, राइट? तो एक तो एआई यूज करके यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर योर क्लाइंट, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी चाहो इमेजिन कर सकते हो। आप एक मान लो लो बजट की शादी कर रहे हो, 20-30 लाख की शादी कर रहे हो, बट उनको सेटअप दिखाना है कि वो लगे कि भाई 2 करोड़ की शादी है। एआई से पॉसिबल है आज की दुनिया में, भले वो वीडियो हो या भले वो फोटोग्राफी हो। आप उनको सजेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई इस तरीके के क्लोथ्स अच्छे लगेंगे फोटोग्राफी में, पहले आप नहीं कर सकते थे, आज पॉसिबल है वो। उनके फोटोज़ को चेंज करके आप दिखा सकते हो कि फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग है तो बहुत सारी जगहों पे टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। Exactly. आप इमेजिन कर सकते हो कुछ भी। फिर आप पहले महीने की 1 या 2 वेडिंग कर पाते थे, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। आप उसको कट डाउन करके आज महीने की 4 वेडिंग कर सकते हो। माना कि आपने वहाँ पे कुछ काम में वैसा नहीं किया, बट आपने काम का स्कोप बढ़ा दिया। तो हर तरीके से यू कैन मेक एआई योर फ्रेंड एंड यू कैन अर्न मोर मनी। दिस इज डायरेक्ट जो आप कह रहे हैं, कि मैं इनडायरेक्ट भी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लाइंट कम्युनिकेशन में कितने बेहतर तरीके से एआई यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट को पिचिंग में जो अपन ने पहले बात करी कि उसको पूरा कॉन्सेप्ट आप पहले बता सकते हो क्या, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एआई से पूछ सकते हो, क्या नहीं करो, टॉक टू एआई लाइक योर फ्रेंड, राइट। एंड देन आप बहुत सारे नए आइडियाज निकाल सकते हो कि यार इस वेडिंग में मैं ये कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। एटलीस्ट आपका माइंड तो रीयूज हुआ। देन आपका इनवॉइसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, क्लाइंट कम्युनिकेशन, एवरीथिंग कैन बी स्ट्रीमलाइन डेफिनेटली। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एक इंटीरियर आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो गया क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने अपना उसे घर दिखाया कि मुझे इसे वो करना है। ही कैन सिंपली क्लिक द फोटोज, गो बैक टू होम, गिव आइडियाज, पुट कि भाई ये दिखेगा आपको, एंड 3 थीम प्रेजेंट कर दो आप। क्लाइंट वहाँ पे सोल्ड है। एक आप कंपेयर करो ना कि एक बंदा है जो एआई नहीं यूज़ कर रहा है, वो केवल बातें करेगा या फिर वो विजुलाइज कराने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी होगी। आपने तो करके दिखा दिया बनाने से पहले, आपने पूरा 3D स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। Exactly. ऐसे मेरे दिमाग में एक कीड़े वाला सवाल इसमें आता है कि फिर तो वो क्लाइंट ही बोल देगा यार ये तो देख मैंने ही बना दिया है, अब मैं तेरे को इंटीरियर डिज़ाइनर को किस बात का पैसा दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वो है, और हमारे साथ बहुत होता है कि हम क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं, क्लाइंट बोलता है कि ये तो मैं ही करा लूँगा चैट जीपीटी से, एंड आवर आंसर इज़ वेरी सिंपल कि करा लो। एंड नॉट, मतलब बहुत रियलिटी के साथ बता रहा हूँ कि इन लेस देन ए वीक दैट क्लाइंट कम बैक्स कि भाई आप कर दो। क्योंकि
जो अपन शुरू से बात कर रहे हैं कि एआई आपका दोस्त है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे बुक सेल्फ अच्छी लगेगी या फिर यहाँ पे कॉफ़ी टेबल अच्छी लगेगी या फिर यहाँ पे मंदिर अच्छा लगेगा, तो एआई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज एआई अभी भी बायस्ड है। आप उसको बोलोगे कि नहीं यहाँ तो मंदिर ही अच्छा लगेगा, एआई विल से कि हाँ अच्छा लगेगा। दूसरा, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, उनकी क्या खामियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मुझे ग्रेनाइट लगाना है, मार्बल लगाना है, क्या लगाना है, वो तो इट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड स्टडी। सो ये तो वाली बात हो गई कि चैट जीपीटी ही दवाई बता रहा है, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? कौन करना चाहेगा ये? एग्जैक्टली तो भाई आपने दवाई के बारे में सारा जान लिया कि डॉक्टर ने लिख दिया, ये क्यों लिखा है, दैट इज वन सेपरेट, बट यू कांट आस्क यार मेरे लिए दवाई लिख दो तुम। ये तो अगर आप उतना रिस्क ले सकते हो फिर तो आप कर लो काम, फिर आपका जीवन में बहुत टाइम है। तो सेम चीज अप्लाई होती है कि भाई अगर आपको एआई से इंटीरियर करके कराना है तो आप करा लो। मतलब हो सकता है कि आप वहाँ पे कुछ रुपए बचा लोगे, बट क्या पता उसका आउटकम कुछ अलग होता अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते। एक और अनदर इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं एक कॉपीराइटर हूँ और मैं क्लाइंट के लिए कॉपीज लिखता हूँ, मेरे को पर वर्ड चार्ज करता था मैं। अब साला क्लाउड आ गया है, जीपीटी जेमिनी इतने सॉलिड हो गए हैं, क्लाइंट बोलता है मैं खुद ही लिख लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो कैसे जस्टिफाई करेगा फिर? तो उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हो रहा है और बहुत जगह क्लाइंट खुद से काम कर ही रहे हैं। हम भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए पहले फ्रीलांसर्स को पे करते थे। अगेन, जो अपने काम में बहुत अच्छा है, दे विल यूज़ एआई टू डू देयर वर्क। एंड एक इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये निकल के आता है, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, कि मान लो आज से पहले मैं 5 रुपये पर वर्ड चार्ज करता था, बट मुझे लिखने में 15 दिन लगते थे। अब एआई की वजह से मैंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि वो 15 दिन का काम मेरा 1 दिन में हो रहा है, तो मैं काम ज़्यादा ले सकता हूँ और वो जो मैं 5 रुपये ले रहा था उसको मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कल तक मैं केवल आपके लिए कॉपी लिखता था, आप उसका मुझे पे करते थे। अब मैंने थोड़ी सी स्किल सीख के आई कैन ऑल्सो मेक क्रिएटिव, तो मैं आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे वो होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इससे आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा या फिर ये चेंज होगा आपके बिजनेस में। जब मैं आपको वो पिक्चर दिखा पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली द क्लाइंट विल पे। ऑल्सो एडिंग टू वन मोर आइडिया इज कि आप पहले सिर्फ क्लाइंट ने कुछ दिया, आप उस पर रिसर्च करते थे एंड देन यू राइट डाउन ए कॉपी। नाउ विद हेल्पिंग विद एआई यू कैन गिव क्लाइंट ए कंप्लीट एनालिसिस, लंबा स्टडी कि यार देखो मैंने ये लिखा तो है ही, पर इसका कंप्लीट स्टडी ये है तुम्हारे पास डेटा में जो तुम ले सकते हो, एंड यू प्रेजेंट दैट कि भाई आई चार्ज फॉर दिस। तुम भी कर लो, पर तुमको टाइम और एक्सपीरियंस लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है, हम माने चाहे ना माने, कई बार हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि एआई आ गया है तो अब कंटेंट के लिए कौन ही पे करेगा। बट देयर विल ऑलवेज बी पीपल who will exist, कुछ भी आ जाए, they don't want to do it themselves. They will always hire a professional to do it. आज कैनवा को आए हुए कुछ 10 साल से ऊपर हो गए, लोग बना ही लेते ना खुद के डिज़ाइन, बट स्टिल दे नीड अ डिज़ाइनर। They always need a designer जिसने कि समझा है, सीखा है। तो there will always be need of the people. It's not like कि लोग खुद ही करने लग जाएंगे और काम नहीं रहेगा। और आई थिंक कि जितना ज़्यादा एआई आएगा लोगों को समझ में भी आने लग जाएगा कि यार ये एआई ने लिखा है और ये ह्यूमन राइटिंग है, तो वो डिफरेंशिएशन लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देन उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। मतलब वो ना बहुत ही ट्रिकी, मतलब स्पेसिफिक टू दिस बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब जब हम बहुत ज़्यादा एआई कंटेंट पढ़ने लग गए हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी वैसे ही चेंज होने लग गया। हम भी उसी तरीके के लैंग्वेज या उसी तरीके के वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने लग गया है, और जो नई जनरेशन आएगी वो तो शुरू से ही एआई का लिखा हुआ पढ़ेगी, तो वो तो डिफरेंस कहीं मतलब बहुत ब्लर एक लाइन रहेगी कि क्या ह्यूमन है क्या एआई है। एआई भी इंटेलिजेंट हो रहा है, प्लस ह्यूमंस भी मोर इंक्लाइन हो रहे हैं कि एआई जिस तरीके से लिख रहा है दे आर मोर गेटिंग अडॉप्टेबल टू दैट।
एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू थिंग्स यूजिंग दिस मटीरियल कि यार ये है इसके साथ और कैसे खेल सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी है। आपने बात करी कि कोई नया बंदा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ह्यूमन और एआई का कंटेंट इज़ वेरी मच सिमिलर, मतलब एक लगेगा। मुझे एक चीज़ लगती है कि एआई के आने से जो सबसे बड़ा जो हम रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं वो शायद जिनके पास में जैसे एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जैसे कि हमको आपको मुझे 10-15 साल हमने एफर्ट किया है, चीज़ें सीखी है, तो आज हम उन चीज़ों को एआई के मदद से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे एप्लीकेशन कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कोर सिस्टम पता है कि ये काम कैसे करता है। नाउ व्हाट आई फील एंड दैट स्केयर्स मी, यू आंसर दिस, कि नया अगर कोई बच्चा आ रहा है उसके लिए ना वो एंट्री बैरियर ही इतना ऊंचा हो गया है, क्योंकि वो जो शुरू में जो काम करता था, है ना, सिंपल बेसिक पोस्ट बनाना या सिंपल फिल्म मेकिंग में काम करना, सिंपल स्टोरी लिखना, बेसिक, जहाँ पे वो गलतियाँ करता था फिर सीखता था, अब वो गलतियाँ उसको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार ये तो मतलब ऐसा है कि एआई इतना फास्ट है तो कोई कौन कराएगा। दोनों ही साइड से ये है प्रॉब्लम, जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, एंड डोंट यू थिंक कि जो लोग मान लो 20-25 साल से इंडस्ट्री में और वो आज की जनरेशन है, जेन अल्फा या जेन जी बोल लो, वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो उनसे compete ही नहीं कर पा रहे, 100% नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही जगह वो है ना, मतलब कि एक बच्चा भी, मतलब आज अगर 100 बच्चे पास आउट हो रहे हैं तो उनमें से कम 10-20 बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, मतलब उनसे कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला हम और आप भी नहीं compete कर सकते, तो वो तो मतलब इट्स देयर। नहीं, बट उसका जो स्ट्रक्चर सीखना है या जो उसका बेसिक है, शायद वो उनका एक डिफरेंट तरीके से ही वो सीखते जा रहे हैं। वो लर्निंग कर्व हमेशा जो हमारे जो सीनियर रहे होंगे 10-15 साल, उनका लर्निंग कर्व अलग रहा होगा क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था। हमारे टाइम में इंटरनेट आ गया तो हमारे पास वो सुविधा थी कि भाई गूगल पे सर्च किया और कुछ सीख लिया, यूट्यूब से देख लिया, तो वो तो इट्स मतलब आप देखोगे तो वो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। जो अपन ने शुरू में बात की, एआई की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी, बट ऐसे कोई आपको वो नहीं देखने मिलेगा कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो नहीं होगा। बट आपको ऐसा लगता है कि वो एंट्री बैरियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, सबके अपना ही पर्टिकुलर एक फील्ड बन जाएगा जिसमें कि वो कुछ कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इस कन्वेंशनल सिस्टम में आना। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा थॉट कहाँ से आ रहा था कि मान लेते हैं कि किसी को मीडिया एजेंसी में काम करना है, तो या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है, तो वो नीचे से शुरू करता था। अभी वो बैरियर ही नहीं है, वो डायरेक्टली किसी भी लेवल पे आ सकता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली नहीं, बट मैं कहूँगा कि पहले जहाँ लर्निंग 10 साल की होती थी, अब वो सिमट के 1-2 साल की रह जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी एग्रीएबल पॉइंट। कोई फ्रीलांसर आपके पास में आता है और वो कहता है कि यार मैं क्राफ्ट में तो बहुत अच्छा हूँ, बट मैं इससे पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि बड़ा चैलेंज है। हमने इसको पर्टिकुलरली ये जो पॉडकास्ट है इसको 2 चीज़ों के अराउंड सेंटरिंग किया है, आपने देखा होगा। एक है अराउंड बीइंग प्रोफेशनल, दैट मीन्स कि यू आर अर्निंग मनी, यू आर मेकिंग सिस्टम्स। द सेकेंड थिंग इज टेक्नोलॉजी। वो आता है आपके पास में, कहता है कि यार मैं काम में अच्छा हूँ, सीख रहा हूँ, अच्छा हूँ, पैसा कैसे बनाऊँ, मेरा बिजनेस कैसे बनाऊँ, आप क्या एडवाइस करोगे? हर फील्ड के लिए थोड़ी सी अलग अप्रोच होगी। एक कोई म्यूजिशियन है उसके लिए अलग होगा, एक कोई फोटोग्राफर है उसके लिए अलग होगा। बट अगर हम क्रक्स में बात करें तो अभी जो सेशन हुआ था, जयंत मुंद्रा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इंस्पायर्ड फ्रॉम बीका जी, कि अलग दिखो और खूब दिखो, है ना। अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं तो जैसे बाकी सब रील्स बना रहे हैं मैं तो वही रील्स बनाऊंगा, या बाकी सब जिस तरीके का म्यूज़िक कर रहे हैं मैं तो वही म्यूज़िक करूंगा, जो कि अभी आप ट्रेंड देख भी रहे होगे कि देयर आर सो मैनी म्यूजिशियंस इन जयपुर हु आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, और फिर वही होता है कि उन्हें काम नहीं मिलता। वो कैफ़े में 3,000, 5,000, 10,000। जब तक आप एक अलग अपना खुद का कुछ नहीं चुनोगे स्टाइल, और आप खूब नहीं दिखोगे, खूब दिखने से मतलब है कि आपने ये सोच लिया, बहुत सारे लोग पोइट्री करते हैं और वो खुद के लिए लिखते हैं, थोड़े दिन तक लिखते हैं फिर वो भी बंद हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 10 साल भी लिख रहे हैं, खुद के लिए ही लिख रहे हैं, तो फिर भाई जब आपका कोई काम देख ही नहीं रहा तो
आपको काम मिलेगा कैसे। तो उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है उससे पैसा कमाना, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना तो आपको ये कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी कि आपको और विजिबल कैसे होना है, सोशल मीडिया कैसे चलाना है, कंटेंट कैसे पोस्ट करना है। आजकल फ़ोन हर किसी के पास में, देयर आर एप्स दैट पीपल कैन यूज़। एक छोटा सा ट्राइपॉड या स्टैंड ले सकते हो आप। बी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस कौन है, और जहाँ पे भी आपकी ऑडियंस है, भले वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, जो भी आपकी ऑडियंस जहाँ पे भी हो, बी देयर, जस्ट बी देयर एवरी डे, शो अप एवरी डे। दैट्स माई मैसेज कि जस्ट शो अप। आप 3 महीने में एक बार कंटेंट डाल के और फिर यू विल बी लाइक कि काम नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा काम। सही बात है, सही बात है, एग्रीड। तो मतलब मेरा भी मोर और लेस सिमिलर से एक्सपीरियंस रहा है कि लंबे समय तक ऐसा खुद के लिए काम किया है, क्लाइंट्स के लिए काम किया है, बस कोई विजिबिलिटी उस तरीके से कभी नहीं करी, और टचवुड काम आता रहा, काम अच्छा चल रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। बट हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी कि लाइक यू कमांड इन वॉट एवर फील्ड यू आर डूइंग, यू मेक योर अथॉरिटी। हाँ, और दूसरी चीज़ मतलब इफ़ यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जब आपने स्टार्ट किया MNIT के बाद फिल्म मेकिंग, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अलॉन्ग विद यू, यू फाउंड योर नीश कि यार मुझे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जाना है, मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट वाले कामों पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड दैट्स हाउ टुडे पीपल नो यू कि यार अगर इस टाइप का कोई काम है तो अभिषेक से बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा। सो यू मेड योर आइडेंटिटी। इट वॉज नॉट लाइक कि यार सब वेडिंग्स कर रहे हैं, मैं भी वेडिंग कर लेता हूँ, जबकि आपको भी पता है कि वेडिंग से ज़्यादा पैसा अभी फिल्म इंडस्ट्री में और कहीं नहीं है। वेडिंग गिव्स यू क्विक मनी एंड ईजी मनी, बट वेडिंग में हो क्या रहा है कि आज से 5 साल पहले अगर कोई वेडिंग के से 5 लाख रुपए मांग पा रहा था, तो आज वो शायद 5 लाख ही मांग पा रहा होगा या 3 लाख मांग पा रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। या तो बहुत नीश में कुछ लोग हैं, हाँ, बाकी सब तो डाउन ही किए थे। एग्जैक्टली। जबकि अगर आप अपना एक नीश बना लेते हो कि यार मुझे तो इसी स्टाइल का काम करना है, और जो हो सकता है कि कोई और कर ही ना रहा हो, तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू कैन डिमांड व्हाट यू वांट टू। 100%। दिस इज अग्रीबल फैक्ट है ये, मतलब मैं तो खुद ही देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये तो डेफिनेटली है। एंड देन मतलब इसको कंक्लूडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में आ रहा है, फ्रीलांसर है, तो उसको सिस्टम्स अगर वो थोड़े बहुत अपने जीवन में बना ले, और थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके ना, वो उतना सेल्फ को लेके ना बड़ा डरा नहीं रहे यार कि मैं लोग क्या सोचेंगे, लोग, फिर आपको क्रिएटिव फील्ड नहीं करना है भाई। जितने भी लोग हम सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, चाहे किसी भी मैट्रिक में, दे कम एंड दे say their things whatever they believe in, अच्छा बुरा इज ए सेकेंडरी वन, दे डू इट कंटिन्यूसली। सो वो आई थिंक करना चाहिए। और एक जो फियर है ना यार, नहीं, हाँ, तो मुझे लगता है कि माइंडसेट बदलना चाहिए, टूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, AI को अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, और चौथा, यू हैव टू शो अप एवरी डे। और एक मेरा पॉइंट ये कि यार जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, वो ये है कि यार ऑथेंटिसिटी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि वो लॉन्ग रन में आपको शाइन कराएगी। पर जितने भी लोग हम जिनके बारे में अभी सुनना, पढ़ना, देखना पसंद करते हैं, जो लंबा चलते हैं, वो ऑथेंटिक है, वही कर रहे हैं जो उनका मन करता है कि यार ये मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। सो आई थिंक दैट इफ वो भी करते रहें तो AI विल जस्ट हेल्प। डेफिनेटली 100%। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग मेरे डाउट खूब सारे जो थे, और आई थिंक लोगों को भी जो यंग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल हुआ है आपके सामने और होगा, जब इस साल में या अगले 5 साल भी आप अगर कॉलेज से निकलेंगे, मन में एक आएगा कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना है, मेरा पैशन के साथ कुछ करना है, ये पॉडकास्ट, ये डिस्कशन आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। लास्ट एक बात कि लोगों से बात करो, कोई आपको मना नहीं करने वाला, और हो सकता है कुछ लोग कर भी दें, बट देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। गो आउट, मीट पीपल हु हैव बीन देयर, डन दैट। आई गेस उससे बड़ी लर्निंग कहीं नहीं मिलेगी। ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस है कि इस इंडस्ट्री में जितने अच्छे लोग हैं
उतने शायद बहुत कम इंडस्ट्री में होते हैं जो कि आपको सेल्फलेसली दे विल हेल्प यू आउट विथ थिंग्स। और बुरे लोग भी कुछ सिखा के ही जाएंगे। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, इट्स ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो आप क्रिएटिव फील्ड में आ जाओ। सही है। थैंक यू जी। हाँ जी, थैंक यू जी सर, बहुत लंबा हमने बातचीत करी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आपका बातचीत। बहुत अच्छी पहल है, कोशिश है इस तरीके के मुद्दों पे बात करना और ऐसी चीज़ें लेके आना जो जिनके बारे में कम बात होती है या फिर लोगों को नहीं पता होता कि अब यहाँ से क्या डायरेक्शन लेनी है। सो आई सीरियसली थैंक अभिषेक फॉर सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव। एंड आप लोग अगर इस तरीके की और कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो रूट स्टोरीज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस एंड यू कैन गेट टू लर्न मोर। बिकॉज इंटरनेट ही दुनिया है, ट्रस्ट मी, और वहाँ पे भी जो ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं वो आपको बहुत दूर कहीं ले जा सकती है चीज़ें। तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू। मतलब मैंने बात करते करते लास्ट लाइन लिखी है कि कम मसाला और ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो रूट स्टोरीज के पॉडकास्ट देख लेने चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टिल द एंड। वी विल कम फॉर न्यू एंड अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस इसके बाद में, तो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए, हम आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें अब लेके आने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू।